आपको क्या लगता है एचपीएस एग्जाम की प्रॉपर प्रिपरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो अगर आप सोचो तो आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम मेंस रेडी है तभी हम एचपीएस एग्जाम की प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे पहले कि हम प्रीलिम्स एग्जाम में बैठे तो आपके इस ही सोच को आगे बढ़ाते हुए और आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ गए हैं ये मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। और इस सीरीज का सबसे अच्छा फायदा आप तभी उठा सकते हो जब आप हमारे साथ इन आंसर्स के थ्रू इंटरैक्ट करो। जब भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आंसर करने की अपने आप कोशिश करो, जिसके लिए हम क्वेश्चन फाइल अपलोड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस सेशन के एयर होने से पहले सुबह। राइट, तो सुबह आपको वो क्वेश्चन फाइल मिल गई होगी। आई होप आपने उसे आंसर किया होगा और उसके बाद ही आप यहाँ पर आ रहे होंगे, सीधा नहीं बैठ रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को टेस्ट करते हुए आप कमेंट सेक्शन में भी हमारे साथ इंटरैक्ट करते हुए बता सकते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर ये आंसर्स इंप्रूव हो सकते हैं। राइट, तो ये चीज एक्सपेक्टेड है। और इस सेशन में हम जीएस 3 जो कि बहुत ही डायनामिक पार्ट है हमारे मेंस एग्जाम के प्रिपरेशन का, उसके कुछ टॉपिक्स और उनमें से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो देख रहे हैं। हम जनरली सारे जो वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं एचपीएस एग्जाम के मेंस में 4, 8 और 20 मार्कर क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं इन सेशंस में, और इस सेशन में भी हम वही करेंगे और इनको हम आंसर करते हैं यूजिंग समथिंग कॉल्ड द 3 स्टेप फॉर्मूला। ये 3 स्टेप्स हमें जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे ये 3 स्टेप फॉर्मूला यूज करना है और उससे मेरा आंसर बेहतरीन होने वाला है। तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला हम इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए भी यूज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 4 मार्क्स का, जो कि है फ्रॉम द टॉपिक फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, debt and investment in India, current status, growth and development experience including natural resource management। GS3 पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये यूनिट 1 सब यूनिट 1 का। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जो कि प्रीवियसली आ चुका है, 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। What were the objectives of Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003? तो इस एक्ट की अगर हम बात करें बहुत ज्यादा रिलेवेंट है अभी के समय में, और ये सेम एक्ट क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, 2-3 बार पूछा गया एचपीएस हमारे एग्जाम में जीएस 3 के पेपर में। तो ये एक्ट है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अगर इस एक्ट को इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को आंसर करें, देखते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। सबसे पहला स्टेप हमारा जो 3 स्टेप फॉर्मूला है उसमें होगा क्वेश्चन को आप समझो और उसमें जो कीवर्ड्स है वो आइडेंटिफाई करो। यहाँ पर व्हाट पूछा गया है, जनरली 4 मार्क्स के लिए हम आराम से अच्छे से जो भी पूछा गया उसको अगर हम 4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर पाए तो हमारे 4 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। राइट, तो यहां पर पूछा गया है व्हाट, यानी कि हमें डिस्क्राइब करना है, बताना है कि ये जो स्पेसिफिक एक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इस तरह के एक्ट का। तो अगर हम नाम भी देखें तब भी हमें समझ में आ रहा होगा कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। और उसमें से सबसे पहली चीज होगी कि हम जो फिस्कल स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करने का मतलब क्या है कि जो फिस्कल स्टेबिलिटी है उसे इंश्योर किया जाए। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर इस एक्ट से, एस्टैब्लिशेस फाइनेंशियल डिसिप्लिन टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। सबसे जरूरी टर्म यहाँ पर जब भी आप इस एक्ट के बारे में लिख रहे हो वो होगा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना, और जिस लेवल पर ये एक्ट स्टैट्यूटरीली चाहता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट, अलग अलग तरह का जो डेफिसिट है वो आ जाए, उसको आपको हाईलाइट करना है। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा सबसे जरूरी टर्म है यहाँ पर जो हमने मेंशन कर दिया। उसको उसमें डिसिप्लिन लाने की कोशिश ये एक्ट कर रहा है। इस कोशिश में ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस एक्ट के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली होगा कि फिस्कल स्टेबिलिटी लाया जाए। फिस्कल स्टेबिलिटी यानी कि फिस्कल जो पॉलिसी है जिसमें हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट लोन लेती है, ताकि जो भी स्पेंडिंग गवर्नमेंट को करना है उसको गवर्नमेंट कर सके।
इस सारे प्रोसेस में स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। स्टेबिलिटी कब होगा? जब हमारे जो लोन्स हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंसान हो और आपको स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि जो आप लोन्स ले रहे हैं उनसे आपको आगे जाकर प्रॉफिट हो रहा है और उन लोन्स को आप आराम से चुका पा रहे हो, राइट? तो उसके लिए जो भी डिफरेंस आ रहा है आपके लोन्स और प्रॉफिट में, वो हमें देखना होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और उसके साथ में लोन जो हम ले रहे हैं वो कम से कम हो। इसी तरह के एक टर्म को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। यहाँ पर फिस्कल स्टेबिलिटी का हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, द एक्ट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज फॉर इंडिया टू अचीव फिस्कल स्टेबिलिटी एंड गिव आरबीआई फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद इन्फ्लेशन इन इंडिया। जब फिस्कल पॉलिसी हमारी इन लाइन रहेगी और इसके वजह से मार्केट और इकोनॉमी में बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस नहीं आएंगे, तो आरबीआई के लिए भी इन्फ्लेशन और उसका जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी है वो करने में आरबीआई के लिए आसानी होगी। फिस्कल स्टेबिलिटी रहेगा तो हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल रहेगी, राइट? तो इन चीजों को हमने सबसे पहले पॉइंट में मेंशन कर दिया। दूसरा पॉइंट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेट। तो डेट जो भी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा लोन ले रहे हैं उसके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि एक ही महीने में बहुत सारा डेट ले लिया, ये नहीं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इसका। एफआरबीएम एक्ट वाज एनैक्टेड टू इंट्रोड्यूस मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज डेट। कैसे? इंडिया एनविसाजेस द सेटिंग ऑफ लिमिट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट एंड डेफिसिट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, इट लिमिटेड फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ द जीडीपी। जो भी फिस्कल डेफिसिट है वो 3% ऑफ द जीडीपी रहे, ये चीज इंश्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो सारा जो रेवेन्यू हो रहा है गवर्नमेंट को और जो भी एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, इन दोनों के बीच के डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। और ये डिफरेंस जो भी हो रहा है वो हमारा 3% ऑफ द जीडीपी, यानी कि एक्सपेंडिचर मोस्टली ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर हमारा जो भी रहता है वो ज्यादा होता है, और ये जो एक्सपेंडिचर ज्यादा है उसको करने के लिए रेवेन्यू के साथ में हम थोड़ा लोन भी लेते हैं, राइट? तो जितना हमारा एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू से ज्यादा होगा उतना ज्यादा डेफिसिट होगा, और उसको फुलफिल करने के लिए हम लोन लेते हैं। तो डेफिसिट इस वजह से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3% ऑफ द जीडीपी, जितना भी हमारा जीडीपी उसका 3% होना चाहिए, ताकि उस लेवल पर हम बाकी जो इकोनॉमी है उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके, राइट? ये मैंडेट है। पर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 21 में बजट आया था उसमें इस टारगेट को एक्सटेंड किया गया है टू 3.5%, ठीक है? तो लेटेस्ट जो चेंजेस है वो भी हम बताएंगे। इसके साथ में क्या एक और ऑब्जेक्टिव है, इंश्योरिंग फिस्कल ट्रांसपेरेंसी। अब किस तरह से ये चेंजेस आ रहे हैं? क्या हम 3% तक ले जाने की कोशिश सही में कर रहे हैं? गवर्नमेंट इस चीज से रिलेटेड रिपोर्ट्स पब्लिश करेगी और उन रिपोर्ट से आएगी फिस्कल ट्रांसपेरेंसी, और उस फिस्कल ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं कि एफआरबीएम एक्ट में है। किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो स्टेटमेंट्स है, मीडियम टर्म, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स के थ्रू जो उस समय हमारे जो पार्लियामेंट और साथ में पब्लिक है उनको बताएगी कि इस तरीके से स्टेप्स लिए जा रहे हैं और ये चेंजेस हुए हैं डेफिसिट्स में, ओके? ये चीजें बताई जाएंगी इनमें, इन स्टेटमेंट्स में। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड ऑल्सो द लेजिस्लेचर, ठीक है? तो इन चीजों को इंश्योर किया जाएगा और वो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इन सभी चीजों को कंप्लायंस, यानी कि गवर्नमेंट ये चीज करे और उस डायरेक्शन में आगे बढ़े जो मैंडेट किया गया है इस एक्ट के द्वारा, उसके इस चीज के कंप्लायंस के लिए एक और इस एक्ट में एक प्रोविजन दिया गया है कि हमारे जो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
he or she will be reviewing periodically as required, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेट है इस एक्ट के तहत क्या वो फुलफिल कर रही है या नहीं, यानी कि एक तरीके का ऑडिट जो है वो होगा इन चीजों से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर 4 जो हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इस एक्ट के बता दिए और इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। आई होप आपने अपने आंसर के साथ कंपैरिजन किया होगा, इसी तरीके के पॉइंट्स है तो आपको कह सकते हैं कि 3 to 3.5 मार्क्स तो मिल ही रहे होंगे। इस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हो। अब देखिए दूसरा टॉपिक यहाँ पर यूनिट 1 सब यूनिट 2 जो GS 3 का है उसका टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इस एरिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, बट हमें प्रैक्टिस करना चाहिए सारे जो एरिया है उनमें से क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिएटिवली इनोवेटिवली बनाया गया है ताकि हम उसका आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से दे पाए। यहां पूछा गया कि एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी इज द सिने क्वा नॉन, यानी कि दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। तो इस तरह की एनर्जी, किस तरह की एनर्जी, अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल और मॉडर्न, इस तरह की एनर्जी तक एक्सेस जब होगा तभी हम हमारे SDG गोल्स को अचीव कर पाएंगे। कमेंट ऑन द प्रोग्रेस मेड इन इंडिया इन दिस रिगार्ड। ठीक है, 120 वर्ड्स के लिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, और उन गोल्स में एक जो गोल जो एनर्जी से रिलेट करता है वो है SDG 7। तो उसके बारे में हम बताएंगे अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी, सॉरी SDG 7 जो है इसमें हम ये देख रहे हैं। ओके, इज वन ऑफ द 17 सच गोल्स, ये चीज बताई गई है। ओके, इसके साथ में हमें समझ में आएगा कि हम सबसे पहले SDG को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, और SDG 7 यहाँ पर रिलेवेंट एक SDG गोल है और इससे हमने शुरुआत की। इज वन ऑफ द 17 गोल्स, और ये 2015 में जिस तरीके से वर्ल्ड ओवर अडॉप्ट किए गए थे उसके बारे में हमने बता दिया, और हम डेफिनेटली एग्री कर रहे हैं कि इन SDGs को अचीव करने के लिए SDG 7 बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक टू अदर सस्टेनेबल गोल्स एज सच एज इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड वेलबीइंग, किस तरीके से एनर्जी तक एक्सेस अगर हमें मिलेगा ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लिंक्ड है। जो बाकी SDGs है वो हमने यहाँ पर बता दिया। एनर्जी इज द गोल्डन थ्रेड दैट कनेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, एनर्जी तक एक्सेस जब होगा, आप जब सेफ एंड प्रॉपर एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कोल या फिर लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था घरों में खाना पकाने के लिए, अब उससे दूर जाते हुए हम LPG का यूज कर रहे हैं, और उसको प्रमोट करने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इंडिया में, उन चीजों से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि गवर्नमेंट भी जो अफोर्डेबल सेफ एंड क्लीन एनर्जी की तरफ इंडिया के लोगों को आगे बढ़ा रही है, उन तक एक्सेस इस तरह की एनर्जी का बढ़े, इसमें एफर्ट्स डाल रही है। It connects economic growth, social equity and environmental sustainability. इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, सोशल इक्विटी यानी कि सभी लोगों को जो है जिस लेवल तक आगे बढ़ना चाहिए, जिस लेवल तक हेल्प गवर्नमेंट कर सकती है उस लेवल तक हेल्प करने के लिए एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जहां पर जब हम शिफ्ट करेंगे हमारे कोल बेस्ड जो हमारे एनर्जी यूजेस हैं और जो रिसोर्सेस हैं उससे जब हम शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तरफ, तो ये एनवायरमेंटली भी सस्टेनेबल एक हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन होगा। ये एक एग्जांपल है। तो इस तरीके से एनर्जी जो है बहुत ही जरूरी है, वो हमने बता दिया। ऑन द अदर हैंड अनइक्वल एक्सेस अगर रहेगा, अगर एक्सेस अनइक्वल नहीं है, कुछ लोग जो है सेफ एंड प्रॉपर क्लीन एनर्जी यूज कर पा रहे, बाकी लोग नहीं कर पा रहे, यानी कि लेट्स से गरीब लोग हैं वो लकड़ी से ही खाना बना रहे हैं, बाकी नहीं बना रहे, तो उससे क्या होगा, इट इंक्रीजेस इनकम डिवाइड। इनकम डिवाइड जो है वो तो दिख ही रहा है। नेगेटिव इम्प्लीकेशंस इससे होंगे, जहां पर एनवायरनमेंट, लकड़ी से खाना भी बना रहे तो एनवायरनमेंट पर असर होगा, उनके हेल्थ पर भी असर होगा, तो वो चीजें हमने बता दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स इन दिस रिगार्ड, और उन इनिशिएटिव्स को हमने बता दिया
अलग अलग जो टाइप्स के एनर्जी की हमने बात की थी उनके थ्रू। तो अफोर्डेबल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स को सब्सिडाइज किया गया है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा से ज्यादा यूज हो। साथ में पहल एलपीजी सब्सिडी जो हमारा प्रोग्राम है उसके थ्रू पुअर फैमिलीज स्टॉप यूजिंग फायरवुड फॉर कुकिंग, ये चीज को प्रमोट किया जा रहा है। रिलायबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, डिस्कॉम्स हैं, उनको हेल्प करने का काम किया जा रहा है क्योंकि उनके जो पेमेंट्स हैं और डेट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस वजह से उनको हेल्प करने के लिए उदय उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना को लॉन्च किया गया है उनके हैवी डेट्स को बैलेंस करने के लिए। रूरल एरियाज सफर फ्रॉम फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सस्टेनेबल एनर्जी की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल कब होगी एनर्जी? जब वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगी ज्यादा तब वो सस्टेनेबल होगी। अगर उसमें से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है उस एनर्जी को यूज करने से, उस टाइप ऑफ एनर्जी को यूज करने से, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने से होता तो वो सस्टेनेबल नहीं होगी एटलीस्ट एनवायरमेंटली। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, विंडमिल्स, बायोगैस, बगासे, इन सभी का यूज किया जा रहा है और हम रीच करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे टारगेट को, जिसका हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कहा था कि हम इतना जो है इतना परसेंटेज या फिर इतना गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, वो हमारी कमिटमेंट थी। इट हैज इंक्रीज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंडिया में उसका शेयर बढ़ा है। अब मॉडर्न एनर्जी की अगर हम बात करें तो हम वुड और केरोसिन से एलपीजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है। साथ में केरोसिन लैंप से इलेक्ट्रिकल लाइटिंग के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और एलईडी से रिलेटेड जो हमारी उजाला स्कीम है उसको लाया गया था, राइट। तो इनिशिएटिव्स हमने बता दिया कैसे इस तरह की एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं एसडीजीज को अचीव करने के लिए, वो भी हमने बता दिया। ठीक है, यहाँ पर एक कंक्लूजन देंगे। एक फैक्ट हम बता रहे हैं, लॉसेंस कंपनी इसके हिसाब से रिडक्शन इन जेंडर गैप होता है अगर हम एनर्जी तक एक्सेस जो है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, जेंडर गैप रिड्यूस होता है। एक एग्जांपल अगर हम लें तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है मेहनत करती हैं लकड़ियां लाने वगैरह में, छोटी छोटी लकड़ियां जो है कई बार लाने में उनकी ज्यादा मेहनत लगती है। अगर उन्हें वो ना करना पड़े तो वो समय वो किसी और चीज में जो है बिता सकते हैं, वो समय किसी और चीज में लग सकता है और कई बार छोटी बच्चियां भी इस काम में लगती हैं तो वो पढ़ाई कर सकती हैं। तो उस तरीके से जेंडर गैप जो है वो रिड्यूस होगा और ये चीज प्रूव की गई है बाय वेरियस रिपोर्ट्स। और मॉडर्न एनर्जी का यूज जब होता है जेंडर गैप रिड्यूस होगा। एक्सेसिबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी में एसडीजी 7 हमें गाइड कर रहा है किस तरीके से ये बाकी एसडीजीज को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये अगेन फिस्कल पॉलिसी एफआरबीएम एक्ट और इसके साथ में डेट एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इसका करंट स्टेटस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस क्या है इंक्लूडिंग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इस पर है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले पार्ट पर ये क्वेश्चन बनाया गया है और इस पर भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इन रीसेंट टाइम्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। डू यू एग्री विद दिस व्यू? नेचर ऑफ ग्रोथ इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ इसे कहा जाता है। क्या आप एग्री कर रहे हो? गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर, जो भी आपका आंसर है उसके फेवर में आपको आर्ग्यूमेंट्स देना है। अगर आप एग्री कर रहे हो तो उसको सपोर्ट करते हुए, अगर नहीं कर रहे हो उसको सपोर्ट करते हुए। इस क्वेश्चन को अगर हम ब्रेक करें तो सबसे पहला पार्ट है कि इंडिया में सबसे पहले आपको बताना है कि क्या आपको लगता है कि जो ग्रोथ इंडिया में हुआ है वो जॉबलेस ग्रोथ है? तो जॉबलेस ग्रोथ का सबसे पहले डेफिनेशन आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जॉबलेस ग्रोथ भैया होती क्या है। पहले सबसे पहले वो तो समझे। तो जॉबलेस ग्रोथ ये होती है और इंडिया में ये फिनोमिनन देखा गया है या नहीं उसको आपको बताना है। और अगर आप सही में कहते हो कि ये फिनोमिनन देखा गया है उसको सपोर्ट करते हुए आपको आर्ग्यूमेंट देना। सबसे पहले जॉबलेस ग्रोथ के बारे में बताना है, दूसरा इंडिया में ये देखा गया है या नहीं, तीसरा उसको सपोर्ट करते हुए आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। और अगर आप कह रहे हो कि जॉबलेस ग्रोथ सही में देखा गया है इंडिया में ये होता है और अभी भी हो रहा है, और अगर आप बता रहे हो उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, तो फाइनली आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे भी लिखने होंगे कि हम इस तरीके के ग्रोथ से जो है बाहर कैसे निकल सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट।
सबसे पहले हमने बताया कि जॉबलेस ग्रोथ है क्या। इकोनॉमिक फिनोमिनन इन विच मैक्रो इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ग्रोथ व्हाइल मेंटेनिंग और डिक्रीजिंग इट्स लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रोथ तो देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, 6% 7% ग्रोथ हो रहा है, बट इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है उसका ग्रोथ नहीं देखा जा रहा है, या फिर एम्प्लॉयमेंट जो है स्टेबल या वो बिल्कुल ग्रो नहीं हो रही या फिर कम हो रही है, राइट। इस तरीके के सिनेरियो को, ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों का, उसे हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। तो बहुत ही क्लियरली पहले सेंटेंस में हमने बता दिया जॉबलेस ग्रोथ है क्या। इंडियन ग्रोथ एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट डिकेड कैन बी कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। इंडिया में हम ये कह सकते हैं। जैसे ही आपने ये कहा, इमीडिएटली आपको एक रिपोर्ट या फिर कोई फैक्ट देना पड़ेगा और उससे आप सब्सटैंशिएट करोगे कि जॉबलेस ग्रोथ यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो या तो जिस लेवल पर थी स्टैग्नेंट उसी लेवल पर है या फिर कम हो रही है। ये चीज आपको बताने के लिए डेफिनेटली अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना होगा। यहीं पर सबसे पहले ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी 1970s में जो है 3% था, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 2.4 था। अब आगे जाकर 1993-2010 के बीच में 6 to 7% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हुई। बट हमारा देखिए एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट स्टैंडर्ड अगर हम देखें वो कम हो गया 2.4 से 1.65%। ठीक है, तो हमने इसे सपोर्ट किया। रीजंस क्या है इस जॉबलेस ग्रोथ के? तो अगर आप कह रहे हो कि जॉबलेस ग्रोथ है, रीजंस क्या है वो बताने होंगे क्योंकि आपको आर्गुमेंट्स देने इन फेवर ऑफ इट। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी व्हाइल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज लार्जली डिक्लाइंड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हुआ है। सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एग्रीकल्चर में से जो एम्प्लॉयमेंट है उन लोगों को अब्सॉर्ब करने में वो जो है सक्षम नहीं रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर से निकल के सीधा अगर आप एक फार्मर हो, सीधा जो है आप सर्विस सेक्टर यानी कि आप सीधा कंप्यूटर उठा के काम नहीं कर पाओगे, या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो अच्छे जॉब्स है उसमें आप काम नहीं कर पाओगे, राइट। स्किल्स बढ़ाने की जरूरत है। ये स्किल्स का जो गैप है उसके वजह से यहां से यहां अब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो सही नहीं रहा और जो लोग एग्रीकल्चर से निकले वो जॉबलेस रह गए। तो वो चीज हमने बताई। एब्सेंस ऑफ लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स का ग्रोथ जो है वो एब्सेंट रहा ऑलमोस्ट और काफी कम रहा इन द रिसेंट टाइम्स। और यहाँ मिसप्लेस्ड इंसेंटिव्स फॉर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, tax incentives, subsidies, depreciation allowance are all solely linked to amount invested and not to the number of jobs created। जो भी incentives दिए जा रहे हैं, जो भी support दिया जा रहा है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, जॉब ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहा। स्किल्स का जो हमने बताया था वो भी हमने बता दिया कि स्किल्स जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं किए जा रहे हैं और न्यू जॉब्स जो ऐड किए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी सही नहीं है। ओके, also under distress, construction sector has created 18 million jobs, but वो construction sector में जो jobs create actually हो रहे हैं वो बहुत ही क्वालिटी और अच्छे jobs नहीं हैं, जिससे हम ये कह सके कि हाँ जो है ग्रोथ के साथ में डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलेगा। पेंडेमिक का इम्पैक्ट तो रहा ही है और जो वेरियस सेक्टर्स में स्लैकनेस है वो कंटिन्यू हो रही है और ऑल्दो रिकवरी हम देख रहे हैं धीरे धीरे गवर्नमेंट के एफर्ट से, बट वो काफी स्लो है। वे अहेड क्या है, आगे हम क्या कर सकते हैं? पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेकर आना है। इसमें जहां पर एक चीज तो हमें पता है कि स्किल्स बढ़ाने की जरूरत है, लेबर लॉज में रिफॉर्म लेकर आना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा लेकर आना है जहां पर जो पीपल के स्किल्स कम है वो बढ़ाया जाए और अच्छे जॉब्स क्रिएट किए जाए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ में। लर्निंग फ्रॉम द पीयर्स, जो एक्सपीरियंसेस ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उन एक्सपीरियंसेस से हमें लर्न करना है, सीखना है। जॉब इंटेंसिव सेक्टर लाइक फूड प्रोसेसिंग इसे प्रमोट करना है। मुद्रा स्कीम के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप को हमें प्रमोट करना है, एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करना है। एनहांसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, जहां पर जैसे कि मैंने बताया एजुकेशन, हेल्थ और इसके साथ में स्किल डेवलपमेंट पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ओके, पेंडेमिक एंड द सब्सिक्वेंट क्राइसिस इन द एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन has only highlighted fragile situation of labor market। तो ये जॉबलेस ग्रोथ जो है पहले से थी, पेंडेमिक में हमें ये चीज हाईलाइट करके दिखा दिया कि भाई इंडियन इकोनॉमी में ये जॉबलेस ग्रोथ जो है वो है। अब जब हमें पता चल गया है जो एफर्ट्स है वो हमें लगाने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बिगर पेंडेमिक है और इसको जो है कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, इस तरीके से हमने कंक्लूड किया।
ये थे हमारे 3 आंसर्स आज के। आई होप आपने अपने आंसर्स से इन्हें कंपेयर किया होगा। और इसके साथ में दोस्तों, अगर आपको ये भी लगता है कि कुछ और पॉइंट्स यहाँ वहां ऐड किए जा सकते हैं या फिर कुछ और तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारी इंटरेक्शन इस चीज से और भी ज्यादा बढ़े। यही हमारा एम है, जितना इंटरेक्शन होगा उतना हम सीखेंगे एक दूसरे से दोस्तों। और इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए और आपको आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हम लेकर आ गए हैं एचपीएस एग्जाम का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको 5-in-1 टेस्ट सीरीज मिल रहा है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के साथ में सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाएंगे, करंट अफेयर मैगजीन हो गया, हिमाचल जीके मॉड्यूल एंड लाइव रिवीजन सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे 800 जो है कॉस्ट है इस कोर्स का। इसके साथ में पावर पैक कोर्स, जहां पर कंप्लीट जीएस मॉड्यूल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सीसैट का कंप्लीट मॉड्यूल, हिमाचल जीके का मॉड्यूल और करंट अफेयर्स कंप्लीटली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये फॉर 2400 हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड इन कोर्सेज में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आप जो भी फीडबैक देना चाहते हैं इन सेशंस का, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट हमारी इंटरेक्शन बढ़े और इसी के साथ में हमारा नॉलेज बढ़े। थैंक यू सो मच। जय हिंद।